कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है या हम उससे क्या समझते हैं। और यह भी हमें प्रश्न में बताना है कि यदि किसी वस्तु का वेग हम दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, अर्थात उसमें कितना परिवर्तन या कितनी बढ़ोतरी होगी उस पर। अब सबसे पहले यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो उसे पहले हमें ऊर्जा को समझना होगा। ऊर्जा हम किसे कहते हैं? ऊर्जा होती है किसी भी कार्य करने की, किसी भी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता। यदि कोई वस्तु है, वस्तु जिस स्थिति पर है उस पर एक ऊर्जा होती है वस्तु की स्थिति के अनुसार। यदि वस्तु कहीं किसी एक निश्चित स्थान पर रखी हुई है या स्थिर अवस्था पे है, तब हम उस पे निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किस प्रकार? यदि वह किसी तल पर से एक निश्चित ऊंचाई पर रखी हुई है, एक वस्तु निश्चित ऊंचाई के रूप में हमने कितना लिया? एक वस्तु लिया है h ऊंचाई पर, यदि वह किसी एक निश्चित तल से है तब उसमें एक ऊर्जा होगी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा P के नाम से, उसके भार और उसकी ऊंचाई से गुणनफल के बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह वस्तु यदि गति की अवस्था में है उसमें एक निहित ऊर्जा होगी जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब किस प्रकार से इसे हम लिखें या किस प्रकार से जानें? तब कोई एक वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ भार होगा और ये निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है, तब उसमें कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं? गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 1:2 गुणा m गुणा उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यह तो गतिज ऊर्जा को उसकी स्थिति के कारण, एक गति के कारण और उसकी स्थिर होने के कारण क्रमशः स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को परिभाषित करता है। अब उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि नदी है, नदी पे पानी यदि बह रहा है और उस पर हम यदि लकड़ी का ढेर रख देते हैं, लकड़ी का ढेर क्या होता है? लकड़ी के ढेर के साथ वह पानी के साथ उसकी बहाव की स्थिति के अंतर्गत उसी दिशा में चल के एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात कार्य का होना, एक ऐसी ऊर्जा जिससे कार्य होती है। हम उसे कार्य किस प्रकार हुआ? पानी का कुछ वेग था और लकड़ी उसी वेग पर एक निश्चित मात्रा पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गई, यह भी एक ऊर्जा हुई। अब यदि हमने एक उदाहरण बात कर लिया है, दूसरा उदाहरण हम बात करते हैं। गोली है, किसी पिस्टल से निकली हुई है। पिस्टल से निकलने के बाद गोली किसी दीवार पर यदि जाती है तो जाकर के वो अंदर धंस जाती है। अब इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसके स्थान में परिवर्तन या होने वाला विस्थापन किसी बल के द्वारा, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्य। यह भी ऊर्जा को ही बताती है। क्योंकि गोली में क्या था? गोली में एक वेग था, उसका वेग के कारण, वेग और उसके द्रव्यमान के कारण वह उस पर इस दीवार के अंदर घुस पाई। केवल द्रव्यमान होता तो वह दीवार के अंदर उसका अंदर जाना संभव नहीं था। अब अगली स्थिति है कि गतिज ऊर्जा जो है उसकी माप हम किस प्रकार से कर पाते हैं कि गतिज ऊर्जा की मात्रा किसी पदार्थ में कितनी थी। उसके लिए हमने एक, मान लीजिए एक पिंड देखा, पिंड जिसका द्रव्यमान यहाँ पर हमने m लिया हुआ है, एक निश्चित वेग v से किसी एक निश्चित दिशा पर गतिमान है, विवेक से गतिमान होते हुए उसकी कुछ एक ऊर्जा होगी और मुझे उस पदार्थ को या इस पिंड को रोकने के लिए मान लीजिए एक बल लगाना पड़े। बल की दिशा क्या होनी चाहिए? इसके वेग की दिशा के विपरीत एक बल हमने F लगाया। जब वह बल को पा करके यहाँ पर उसे यदि बल मिला एक स्थिति पर, यहाँ पर उसे एक बल मिला और बल पाने के पश्चात कुछ दूरी तय करके, कुछ दूरी के रूप में हम यहाँ ले तो हमने एक निश्चित दूरी ले ली है, चलिए d के रूप में। d दूरी तय करके वस्तु मान लीजिए अंतिम अवस्था पर आके रुक जाती है, पहले जहां उसका कुछ निश्चित वेग था। यहां से जब उस पर एक बल पड़ा, वेग का मान कम हुआ और अंतिम में जाके वेग का मान क्या हो गया? 0, अर्थात वो स्थिर अवस्था पे आ गई। अब पिंड के लिए हमने ये बात करी, अब इसे ही ऊर्जा के रूप में देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तब पिंड जो गत्यावस्था में थी ना, गत्यावस्था से उसे यदि विराम अवस्था में लाया गया, विराम अवस्था में, तब उसमें एक ऊर्जा सवार थी, मतलब ऊर्जा थी उसमें। ऊर्जा को एक प्रकार से इस प्रकार से ऊर्जा विपरीत में दिया गया ताकि वह गत्यावस्था से विरामावस्था में आ जाए। इसी को हम बोलेंगे कार्य और इसी को कार्य के रूप में व्यवस्थित करेंगे ऊर्जा के रूप में। कार्य अर्थात हम चलिए ऊर्जा ही ले लें, विपरीत ऊर्जा के रूप में। कार्य क्या होता है? W से व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है लगाए गए बल और उसकी दिशा में हुए विस्थापन को F × T।
हमने ये समझ लिया कि यह कार्य के सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब इस स्थिति पर हम न्यूटन के द्वितीय नियम को लगाएं। द्वितीय नियम किसके किसके बीच संबंध बताता था? द्वितीय नियम जो उस पिंड के जहां v उसके अंतिम वेग को और u उसके प्रारंभिक वेग को बताता था। और यहाँ पर 2 गुणा a हम देखेंगे, a त्वरण की दिशा उसे मंदित करने पर थी। गत्यावस्था में उसका एक निश्चित त्वरण था और उस त्वरण को प्रतिबंधित करने के लिए ऋण अवस्था में एक त्वरण लगाया गया था। इसे हम ऋण a से, और चली गई दूरी कितनी? वो मंदन उत्पन्न करने के बाद चली गई दूरी थी d। हमने इस प्रकार लिख लिया। चूंकि हम देख रहे हैं अंतिम स्थिति पर उसका वेग 0 है, और हाँ माफ कीजिएगा कि हमने यहाँ पर कि उसके प्रारंभिक वेग के लिए भी v उपयोग कर लिया है। हम यहाँ पर इसे v1 उपयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसे हम v वर्ग से प्रेषित करें, इसका मान होगा ऋण 2ad। तब v वर्ग का मान हमारे लिए कितना आता है? 2ad। अब आगे हम देखते हैं इसके मान को, तब हमारे पास a गुणा d का मान कितना आता है। इसे हम व्यक्त करते हैं 1:2 v वर्ग से। हमें मिला त्वरण और चली गई दूरी में अंतर। अब इसी प्राप्त a गुणा d के मान को हम कार्य के मान पर रखते हैं। कार्य का मान इस प्रकार, कार्य जिसे w से व्यक्त किया गया था, m गुणा a गुणा d। a गुणा d का मान a गुणा d का मान यहाँ इस समीकरण से हमने कितना रखा? 1:2 गुणा v वर्ग, और यह कार्य को प्रदर्शित करता है। यही कार्य जो है उस वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है। इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा को अंततः किस प्रकार लिखा जाता है? कि E बराबर 1:2 गुणा m गुणा v वर्ग। यही गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी एक गतिमान वस्तु को विरामावस्था तक लाने पर उस पर जो कार्य किया जाता है वो उसके गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित होती है। अब प्रश्न अनुसार जो हमसे पूछा गया है कि यदि वेग के मान को बढ़ा दिया जाए 2 गुना, अर्थात यदि दूसरी स्थिति पर वेग के मान को हम बोले पहली स्थिति से 2 गुना है, तब गतिज ऊर्जा को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? गतिज ऊर्जा को चलिए ke2 से हमने व्यक्त किया। द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा नहीं, वेग का मान परिवर्तित होगा जिसे v2 वर्ग से प्रदर्शित करें। इसे चाहे तो समीकरण 2 नाम दे दें और इसे चाहे तो समीकरण, इसे हल करते हैं पहले। ke2 1:2 गुणा m गुणा 4v वर्ग, समीकरण 3 से प्रदर्शित कर देते हैं इसे। हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 इस प्रकार प्रदर्शित किया है। समीकरण 2 और 3 को यदि हम तुलना करते हैं तब ke अनुपात ke2 हल करते हैं, तब ऊपर 1:2 m v वर्ग, नीचे 1:2 m 4v वर्ग। v वर्ग m यह मान हटेंगे। अब अंतिम रूप से हमें कितना मान मिलेगा? हमें किसका मान मिलेगा? यदि हम ke2 दूसरी स्थिति पे गतिज ऊर्जा को देखें तो उसका मान 4 ke के बराबर है। अर्थात गतिज ऊर्जा का मान यदि हम वेग को 2 गुना कर दें या बढ़ा दें तब गतिज ऊर्जा का मान बाद की स्थिति पर 4 गुना बढ़ जाती है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद।